नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में समकालीन दक्षिण एशिया से संबंधित कुछ बातें की थी, जिसके अंतर्गत भारत का अन्य देशों के साथ संबंध जो कि दक्षिण एशिया में हैं और साथ ही साथ पड़ोसी भी हैं, उनमें भारत और पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा की। इसी क्रम में हम भारत और नेपाल के बीच के संबंधों की चर्चा कर रहे थे। कुछ मुद्दों को हमने देखा था और जो कुछ मुद्दे पिछली कक्षा में रह गए थे उसे लेकर हम अभी आगे बढ़ेंगे। हमने भारत और नेपाल के बीच की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक इन परंपराओं को देखा, वहाँ की बदलती राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा की थी। और अब हम देखेंगे 2008 में जब लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना हुई तो रामबरन यादव राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और पुष्पकमल दहल प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। तो बच्चों, चूँकि संसदीय व्यवस्था को अपनाया और राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया था, अतः राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में इनका पहला निर्वाचन था। इसके बाद कुछ कारणों की वजह से पुष्पकमल दहल, जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह माधव कुमार नेपाल, उनका नाम था, प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुए। साथ ही रामबरन यादव ने अपना जो कार्यकाल था उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इस बीच आगे हम माधव कुमार नेपाल को भी देखेंगे। इस बीच कुछ चीज़ें और चलती रही। जो संविधान सभा का गठन हुआ था, यानी कि नेपाली संविधान सभा, तो उसने एक बड़ा समय लिया। 2008 से 12 तक यह संविधान सभा संविधान का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं कर सकी और इस वजह से 2012 में इसे भंग कर दिया गया। हालांकि 2015 में संविधान सभा ने अपना एक संविधान लिखकर प्रस्तुत किया और 2015 में उसे अपना लिया गया। तो इसके बाद हम थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि जो गिरजा प्रसाद कोइराला थे, जब 1955 में राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह ने जब लोकतांत्रिक स्वरूप को अपनाने की बात की थी और संसदीय नेतृत्व की भी बात की थी, तो उस समय गिरजा प्रसाद कोइराला प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुए थे। और जैसा अभी हमने बताया कि पुष्पकमल दहल के इस्तीफे के बाद माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री चयनित हुए थे। इस तस्वीर में आप उन दोनों को देख सकते हैं। ये है माधव कुमार नेपाल और कृष्ण प्रसाद भट्टराई। हम कृष्ण प्रसाद भट्टराई के बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल माधव कुमार से संबंधित बातें अभी हमने बताई। और ये और अगली जो स्लाइड है उसमें भी आप देख सकते हैं कि गिरजा प्रसाद कोइराला की तस्वीर है और खड्ग प्रसाद ओली की तस्वीर है। तो गिरजा प्रसाद कोइराला के बारे में जैसे हमने बताया कि इन्होंने पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी 1959 में, याद रखिएगा बच्चों, 1959 में। और खड्ग प्रसाद ओली अभी जो चुनाव हुआ था 2018 में, उसमें इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और पुष्पकमल दहल, जो कि 2008 में प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुए थे, इस समय राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए और 2023 में उन्होंने भारत की यात्रा की और इस यात्रा के साथ ही भारत पाक संबंधों को मजबूत करने के कई मुद्दों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कि नई पारगमन संधि भी थी, जिसके बिंदुओं को हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। बच्चों, जब भी हम किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो कई चीज़ें सामने आती है जिसे कि हमें क्रम में रखना होता है। तो ऐसे में हम इस राजनीतिक क्रम के बाद एक मुद्दा आया था 7 दलों के गठबंधन का। तो ये 7 दलों का गठबंधन जो था, इसमें नेपाल के में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें से कौन कौन सी पार्टियां शामिल थी 7 दलों के गठबंधन में।
क्योंकि 1955 में दलविहीन लोकतंत्र की बात की गई थी, तो वहाँ इतनी पार्टियों का उदय, इस पर चर्चा करना तो बनता है। इसमें पहला था नेपाली कांग्रेस, जो कि सबसे पुरानी पार्टी थी, फिर नेपाली कांग्रेस डेमोक्रेटिक, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी जो कि सरकार से 2009 में हट गई थी, नेपाल वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी। इसके कई गुट थे, जिसमें कि एक गुट ने, जो आनंदी देवी का गुट था, उसने सरकार बनने में भागीदारी की थी, संयुक्त वाम मोर्चा और पीपुल्स फ्रंट। इसके बाद अगली स्लाइड में आप देखिए बच्चों, जो पुरानी सबसे पार्टी थी नेपाली कांग्रेस, उसके लोगो और झंडे को प्रदर्शित किया गया है। इस लोगो में आप देख सकते हैं कि नेपाली कांग्रेस का ये जो झंडा है और साथ ही एक हरे भरे पेड़ को प्रदर्शित किया गया है। यह हरा भरा पेड़ नेपाल की हरियाली और वहाँ के पर्यावरण को प्रदर्शित करता है। भारत और नेपाल के बीच विवाद के भी कुछ मुद्दे रहे हैं, जिसमें कि एक तो जो मुद्दा है वह है नेपाल का चीन की ओर झुकाव होना, और चीन और भारत के संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। चीन विस्तारवादी नीति में यकीन रखता है और विस्तार को बढ़ाकर नेपाल में घुसपैठ कर नेपाल की आंतरिक सहायता करके वह भारत को घेरना चाहता है, ऐसा भारत का मानना है। और इस वजह से भारत नेपाल में बढ़ रही गतिविधियों पर आपत्ति जताता रहा है। हाल ही में नेपाल और भारत के बीच एक विवाद का विषय ये रहा कि नेपाल ने अपने 3 दर्रों को अपने नक्शे में दिखाया, जो कि भारत का हिस्सा है। हम देखते हैं अगली स्लाइड में कि किस तरह से दर्रे बने और दर्रा कहते किसे हैं। तो दर्रा बच्चों उसे कहते हैं कि जब 2 घाटियों के बीच से एक बेहद संकीर्ण और पतला रास्ता गुजरता है तो वह दर्रा कहलाता है। इसके बाद जो लिपुलेख, लिम्पुआधड़ा और कालापानी, इन 3 दर्रों को पाकिस्तान ने अपने हिस्से में दिखाया। जो ये नदियों का देख रहे हैं आप प्रवाह, जो मुख्य नदियां हैं जिसमें से कुछ नदियां बहकर भारत तक आती हैं, भेड़ी है, राप्ती है, लुम्बिनी, नारायणी, तो इन नदियां जो बहकर आती हैं, इन्हीं नदियों के बीच से वो दर्रे बने हुए हैं, जिन 3 दर्रों का नाम हमने आपको बताया। और उन्हीं दर्रों पर नेपाल ने उसे अपने नक्शे में दिखाया, जिस पर कि भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। साथ ही जब 2008 में लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में हुई थी, तो नेपाल ने उस समय मधेशी आंदोलन शुरू हो गया था। इस आंदोलन के शुरू होने की वजह ये थी कि जो मधेशी समुदाय के लोग थे, उन्हें लगा कि ये जो सरकार बनी है, इसमें मधेशी समुदाय के हितों की बात नहीं की गई है, और मधेशी समुदाय भारतीय समुदाय वहाँ माना जाता रहा है। ऐसे में उन्होंने उग्र आंदोलन किया और नेपाल की सरकार और वहाँ की जनता ने ये संदेह प्रकट किया कि भारत इस आंदोलन को हवा दे रहा है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से एक उग्र आंदोलन हुआ था, और इसके बाद इस आंदोलन को दबाया गया, बातचीत की गई और धीरे धीरे ये आंदोलन शांत हुआ। और अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों की। बच्चों, भारत और बांग्लादेश का संबंध जन्म का संबंध है। बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान ने जब अवामी लीग पार्टी बनाई और 1970 का जो चुनाव पाकिस्तान का हुआ था, उस समय अवामी लीग ने 3 सीटों को छोड़कर बाकी 47 सीट, जो 50 सीटें थी, उसमें 47 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, और जो बची 3 सीट थी उस पर किसी और दल ने विजय
प्राप्त की थी, तो कहीं ना कहीं शेख मुजीबुर रहमान को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान की संसद में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो उर्दू जानने वाले लोग थे, यानी कि बांग्ला भाषी थे पूर्वी पाकिस्तान के लोग, तो उन्हें लगता था कि उर्दू जानने वाले लोग उन पर दबदबा बनाए रखते हैं, अपना प्रभाव वर्चस्व बनाए रखते हैं। फिर ऐसी भौगोलिक स्थितियां भी थी कि पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान से बहुत दूर था और जो भी सुख सुविधाएं या राजनीतिक सत्ता में भागीदारी की बात थी वह उचित तरीके से हो नहीं पाता था। अपनी भाषा, संस्कृति, अपनी पहचान को लेकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने जो आंदोलन खड़ा किया, शेख मुजीबुर रहमान ने उससे आगे बढ़ाया और अवामी लीग ने जो चुनाव जीत लिया, इसके बाद असंतोष उबलता रहा और 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से एक नया देश घोषित किया। तो उस समय 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध इसी वजह से हुआ और भारत तो वह पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी। तो हुआ ना जन्म के साथ का संबंध। और भारत और बांग्लादेश को देखते हुए जो भारत और बांग्लादेश के बीच महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहले हम उन्हें देखते हैं, फिर आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जैसा अभी हमने बांग्लादेश के इतिहास को पढ़ते समय देखा। साथ ही शेख मुजीबुर रहमान पहले राष्ट्रपति बने। बाद में शेख मुजीबुर रहमान ने कुछ अलोकतांत्रिक कदमों को उठाया और इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई 1975 में। बांग्लादेश नेशनल पार्टी का निर्माण किया और जो सैनिक शासक थे जियाउर रहमान, उन्होंने सत्ता संभाल ली थी 1975 में और वहाँ भी पाकिस्तान की तरह ही सैनिक तानाशाही को अपना लिया गया। तो जियाउर रहमान ने जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी का निर्माण किया था, उसके द्वारा 1979 के चुनाव में वो विजयी रहे। हालांकि यह एक तरफा चुनाव रहा और जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। जब उनकी हत्या हो गई तो इसके बाद जनरल एच.एम. इरशाद 1982 में राष्ट्रपति हुए। ये भी सैनिक शासक ही रहे। 1982 में इनके राष्ट्रपति बनने के बाद बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, साथ ही नागरिक अधिकारों को लेकर भी आंदोलन शुरू हुआ। तो इन आंदोलन को देखते हुए बांग्लादेश में एच.एम. इरशाद से लोकतंत्र के बहाली की उम्मीद की गई। कुछ दिनों तक जनरल ने इस बात को टाला और फाइनली अंतिम रूप में उन्होंने 88-89 के समय में सत्ता छोड़ दी और 1990 में चुनाव हुए। इसके बाद बेगम खालिदा जिया 1991 में प्रधानमंत्री बनी। बेगम खालिदा जिया जो थी सैनिक शासक जियाउर रहमान की पत्नी थी और उनके साथ ही उन्होंने भी राजनीति में कदम रखा था। अब वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की महत्वपूर्ण सदस्य भी थी और साथ ही प्रधानमंत्री भी निर्वाचित हुई। इसके बाद वर्तमान में शेख हसीना वाजेद 5वीं बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं और वर्तमान में वह प्रधानमंत्री के रूप में है। शेख हसीना वाजेद शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री थी। जिस समय 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी, साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्यों की भी हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना इसलिए बच गई क्योंकि वह अपनी पढ़ाई के लिए उस समय विदेश में थी। भारत और बांग्लादेश के इन मुद्दों के बाद जो विवाद के मुद्दे हैं, पहले हम उन्हें देखते हैं। इसके बाद हम राजनीतिक जो नेता हैं उन पर नज़र डालेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो भारत और बांग्लादेश के बीच इस स्लाइड में विवाद के बिंदुओं को हम देखते हैं। जल विवाद, अवैध शरणार्थियों की समस्या,
3 बीघा भूमि विवाद, नवमूड़ द्वीप विवाद, मुहुरी नदी सीमा विवाद, सीमा पारिये आतंकवाद। तो इन मुद्दों की चर्चा हम आगे एक एक करके करेंगे और उसके पहले हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि शेख मुजीबुर रहमान कौन थे और शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका को हम पहले ही देख चुके हैं। शेख मुजीबुर रहमान, इन्हें बांग्लादेश का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद हैं जियाउर रहमान जो कि सैनिक शासक थे। इसके बाद जनरल HM इरशाद जिन्होंने चुनाव का जामा पहनकर 1982 में सत्ता प्राप्त की थी। और इसके बाद हैं बेगम खालिदा जिया, अभी हमने बताया कि 1991 में ये प्रधानमंत्री चयनित हुई। ये शासक जियाउर रहमान की पत्नी थी। और वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद। शेख हसीना वाजेद जब सत्ता में आई, अभी ये 5वीं बार प्रधानमंत्री की भूमिका में हैं, तो जब सत्ता में आई तब भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतरीन बने रहे। हालांकि बेगम खालिदा जिया के समय में कट्टरपंथी तत्व हावी होते रहे हैं, लेकिन शेख हसीना वाजेद ने भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने में अपनी भूमिका निभाई है। इनके नेतृत्व में बांग्लादेश में आर्थिक प्रगति भी देखने को मिल रही है। इन्होंने कट्टरपंथी तत्वों पर भी बहुत हद तक लगाम लगाया हुआ है। और अब हम देखते हैं भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते की पुष्टि से संबंधित यह नक्शा। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते की पुष्टि के लिए यह नक्शा बनाया गया था। बच्चों, इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए कि किस तरह से जो 51 बांग्लादेशी एन्क्लेव, यानी कि उसे परिक्षेत्र कहा जाता है, छोटे छोटे बहुत से क्षेत्र थे, उनको मिलाकर जो 51 बांग्लादेशी एन्क्लेव थे वो भारत को हस्तांतरित हुए। यह लगभग 7110 एकड़ जमीन थी। बांग्लादेश को 111 भारतीय एन्क्लेव हस्तांतरित हुए जो कि 17,160 एकड़ ज़मीन थी। इसमें हम बांग्लादेश से जुड़े हुए क्षेत्रों को भी देख पा रहे हैं, जिसमें कि पश्चिम की ओर पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है, असम जुड़ा हुआ है ऊपर की ओर, उत्तर की ओर से असम से नीचे फिर मेघालय का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है और उसके बाद त्रिपुरा का हिस्सा भी जुड़ा हुआ है। और हम अब देखेंगे कि इन दोनों देशों के बीच विवाद के जो मुद्दे थे उनमें सबसे पहले जो नदी जल विवाद था, नदी जल विवाद में फड़क्का समझौता हुआ था। तो बांग्लादेश फड़क्का जल समझौते को लेकर अक्सर आपत्ति जताता रहता है। बांग्लादेश जो फड़क्का जल समझौता हुआ था उसमें बांग्लादेश को जितने पानी देने की बात थी, बांग्लादेश का मानना है कि भारत उस पानी का ज़्यादा उपयोग कर लेता है और उसे कम देता है। इस चित्र में आप देखिए कि बांग्लादेश के का जो ये फड़क्का बांध का दृश्य है और बीच में ये गंगा नदी का दृश्य दिखाया गया है कि किस तरह गंगा नदी बहती हुई भारत से बांग्लादेश की ओर भी जाती है और यहाँ आकर सुंदरवन जो डेल्टा है वह दोनों ही देशों में फैला हुआ है और यहाँ गंगा में मिलकर मुहाने का निर्माण करती है। यह फड़क्का बांध दर्शाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं इस मुद्दे को कि भारत ने 1975 में गंगा नदी पर फड़क्का बांध का निर्माण किया था और 1996 में गंगा जल विभाजन संधि भी किया था। यह संधि अगले 30 वर्षों के लिए थी। इसके बावजूद विवाद बना रहा। तो अगला जो विवाद है वह 3 बीघा गलियारे को लेकर है। इसमें एक बड़ा समझौता सितंबर 2011 में हुआ। इसके तहत भारत में जो इलाका था, यह क्षेत्र यानी कि यह 178 गुना 85 वर्ग मीटर का यह क्षेत्र 99 सालों के लिए बांग्लादेश को लीज पर दे दिया गया। तब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद के बीच ये करार हुआ था और यह क्षेत्र उसे देकर
तात्कालिक रूप से भारत ने एक त्याग का परिचय दिया और एक विवाद को कुछ हद तक हल कर लिया। इस चित्र में आप देखिए ये गलियारा और इस गलियारे से संबंधित ये नक्शा, यह जो गलियारा जा रहा है इसे ही हम 3 बीघा गलियारा कहते हैं। और इस नक्शे में हम देखें लाल रंग से एक क्षेत्र घेरा हुआ है, यह 3 बीघा गलियारे को दर्शाता है। नीचे की ओर जो है वह हमारे भारत का इलाका है और उस तरफ जो जा रहा है एक बीच में पतला सा रास्ता, यह 3 बीघे गलियारे को दिखाता है। इसके बाद जो अगला विवाद था वह था मोहरी नदी का विवाद। यह मोहरी नदी है, यहाँ भी त्रिपुरा में ये नदी, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के बीच ये नदी है। इस नदी के जल को लेकर भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। एक है न्यूमूर द्वीप का विवाद, अगले चित्र में हम देखते हैं न्यूमूर द्वीप का विवाद। तो पहले हम नक्शे में देखते हैं कि न्यूमूर द्वीप कहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि लाल रंग से जो घेरा हुआ क्षेत्र है यह न्यूमूर द्वीप है, जो कि अभी जलमग्न हो गया है, समुद्र में जलमग्न हो गया है। अभी यह दिखता नहीं है, लेकिन जब यह द्वीप ऊपर में था उस समय इस द्वीप पर थोड़ी बहुत आबादी हुआ करती थी। जब यह समुद्र में धंसने लगा तो वहाँ से आबादी हट गई और अभी यह द्वीप पूर्ण रूप से गायब हो चुका है, सिवाय कुछ ऊंचे पेड़ पौधों के और कुछ दिखाई नहीं देता। तो बच्चों, हमने अभी बात की भारत बांग्लादेश के बीच के संबंधों की, और अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस अध्याय में। ये बेहद लंबा अध्याय है, ध्यान से अगर हम इस कक्षा को में पढ़ेंगे और सुनेंगे तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच के सारे संबंध अच्छे से आप समझ सकेंगे और ये स्पष्ट हो सकेगा कि प्राचीन काल से या पुराने काल से, जब से ये देश अस्तित्व में आए हैं तब से अब तक का इनका इतिहास कैसा रहा है। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर अभी हमने बात की। कुछ और भी ऐसे मुद्दे थे जिसमें एक मुद्दा है सीमा पार से आतंकवाद का या घुसपैठ का। तो उसमें एक चकमा शरणार्थी जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, चकमा शरणार्थियों ने भागकर अरुणाचल प्रदेश में शरण ले ली। अब ऐसे शरणार्थी न बांग्लादेश के नागरिक बन पाते हैं न भारत के नागरिक बन पाते हैं। इन शरणार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस संख्या को बांग्लादेश ने कम करके आंका। इसके बाद जो एक है अवैध घुसपैठ की समस्या, तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमावर्ती इलाका है वो बेहद लंबा है, यानी कि सबसे बड़ी सीमा जो भारत की है वह बांग्लादेश के साथ ही लगती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कटीले बार न होने के कारण, सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर जाते हैं और यहाँ के अवैध तरीके से नागरिक बन जाते हैं, नागरिक अधिकारों को प्राप्त कर लेते हैं। कई जगह इन्होंने अवैध बस्तियां बसा रखी है, असम में, बिहार में के कुछ इलाकों में और त्रिपुरा के इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने अवैध बस्तियां बसा रखी है। इनमें से चूँकि बहुत लंबे समय से ये रह रहे हैं तो इन्होंने अवैध तरीके से वोटर कार्ड भी हासिल कर लिया है और यहाँ की राजनीतिक अधिकारों को भी प्रभावित वो करते रहते हैं। ये कुछ मुद्दे थे बच्चों जो कि भारत बांग्लादेश के बीच के थे। और बच्चों, अभी हम भारत श्रीलंका संबंध और भारत भूटान संबंधों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम अगली कक्षा में इस मुद्दे को लेकर आएंगे। तो बच्चों, आज की हमारी कक्षा मैं अभी इसे यहीं समाप्त करती हूँ और अगली कक्षा में अन्य देशों के साथ के संबंधों को लेकर बातचीत करूँगी। अभी हमें इजाज़त दें। नमस्कार।